नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। आज 3 जून को ही फैसला हुआ था कि भारत पाकिस्तान अब अलग अलग देश होंगे। बस साल अलग थे। ये 2023 है और वो 1947 था। अंग्रेजों के आखिरी गवर्नर माउंटबेटन के इस बंटवारे के प्लान मंजूर होने की 76वीं सालगिरह पर इसके बनने की पूरी कहानी आज मैं बताऊंगा। जुड़े रहिए अंत तक। आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। 2 जून 1947 की सुबह दिल्ली में भारत के आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन का स्टडी रूम। कमरे में एक राउंड टेबल था। टेबल पर माउंटबेटन के साथ 7 लोग बैठे हुए थे। कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान और रब नस्तर। सिखों का प्रतिनिधित्व बलदेव सिंह कर रहे थे। सभी के सामने एक दस्तावेज रखा गया। यह भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्लान था। माउंटबेटन बोले, जेंटलमैन, आज मिडनाइट तक मैं इस प्लान पर आप सब की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। 2 जून की ही रात जिन्ना माउंटबेटन के पास पहुंचे और कहा कि वो कल तक मुस्लिम लीग का फैसला नहीं बता सकते। वजह बताई कि जब तक इस प्लान को मुस्लिम लीग काउंसिल से पास नहीं करा लेते वो कोई फैसला नहीं ले सकते। लीग के सदस्यों को दिल्ली आने में कम से कम 1 हफ्ते लग जाएंगे, ये जिन्ना का कहना था। इस बात पर माउंटबेटन भड़क गए और कहा, मुझे पता है मुस्लिम लीग में कौन क्या है और फैसले कौन लेता है। अगर कल मेरे कहने पर आपने हां में सिर नहीं हिलाया तो आज तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान नहीं मिलने वाला है। यू कैन गो टू हेल। 3 जून 1947 की सुबह माउंटबेटन की स्टडी में एक बार फिर वही 7 लोग मौजूद थे। ब्रिटिश भारत के पार्टीशन प्लान को मंजूर करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। माउंटबेटन ने कांग्रेस और सिख प्रतिनिधियों की तरफ देखा और उनकी तरफ से हां में जवाब मिला। अब बारी माउंटबेटन की बाईं तरफ बैठे जिन्ना की थी। जिन्ना ने कुछ सेकंड लिया और धीरे से हां में सिर हिलाया। कुछ मिनट में 34 करोड़ लोगों का भाग्य तय हो गया था। हालांकि सहमति तक पहुंचने से पहले शिमला, दिल्ली और लंदन में बहुत कुछ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शिमला से। शिमला की बर्फ पिघल चुकी थी। धौलाधर की चोटियां बर्फ से ज्यादा हरियाली से ढकी हुई थी। मध्यम ठंड के साथ चटक खिली धूप मई शुरू होते ही लॉर्ड माउंटबेटन ऑब्जर्वेटरी हिल पर बने वाइसरॉय गिल लॉज में रहने गए थे। वही घर जहां 1864 से लेकर 1947 तक भारत का हर गवर्नर जनरल रहा करता था। इस साल का शिमला स्टे थोड़ा अलग था। भारत के आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन शिमला में अकेले नहीं थे। उनके और उनकी पत्नी के साथ एक और भारतीय मेहमान जवाहरलाल नेहरू भी थे। एक सुबह माउंटबेटन ने कहा कि क्यों न नेहरू को अभी पार्टीशन का यह प्लान दिखा दिया जाए। लेकिन इस आइडिया पर उनके स्टाफ का कहना था कि यह जिन्ना के साथ धोखा होगा। अगर उन्हें यह पता चल गया तो इतनी मशक्कत के बाद वो जिन बातों को लेकर राजी हुए हैं उससे वो मुकर सकते हैं। यह सुनकर माउंटबेटन देर तक उंगलियों से टेबल ठकठकाते रहे। फिर उठे और कहा, मुझे माफ करिए, आप लोगों की बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं ये नेहरू को बताऊं और मैं ऐसा ही करूंगा। उसी रात माउंटबेटन ने नेहरू को स्टडी रूम में वाइन के लिए इनवाइट किया। बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टीशन प्लान की एक कॉपी नेहरू की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि आप इसे अपने बेडरूम में ले जाएं और आराम से पढ़ें। फिर अनौपचारिक रूप से बताएं कि इसे पढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू दस्तावेज को लेकर अपने कमरे में आए। जिस दस्तावेज में एक देश का भविष्य कैद था, उसके एक एक पन्ने के हर शब्द को ध्यान से वो पढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन पन्नों को पढ़कर जिस भारत की वो कल्पना कर रहे थे वो किसी भयानक सपने की तरह था। भारत देश जो उन्होंने सोचा था वो उनके सपने सामने कई टुकड़ों में दिख रहा था। 1-2 भागों में नहीं बल्कि कई हिस्सों में। नेहरू का चेहरा पीला पड़ गया, गुस्से से कांपने लगे। वो सीधा अपने भरोसेमंद साथी कृष्ण मेनन के पास पहुंचे। वो भी नेहरू के साथ शिमला आए हुए थे।
तमतमाए हुए नेहरू ने प्लान को मेनन के बेड पर फेंका और चिल्लाए, सब खत्म हो गया। दरअसल प्लान में इस बात का प्रावधान था कि भारत के 565 प्रिंसली स्टेट चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, उन पर भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की कोई पाबंदी नहीं थी। माउंटबेटन को नेहरू के गुस्से और खिज का अंदाजा अगली सुबह लगा, जब वायसराय अब तक जिस प्लान को लेकर आश्वस्त थे, अचानक उन्हें सब बिखरता हुआ सा दिख रहा था। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में माउंटबेटन बताते हैं कि नेहरू की प्रतिक्रिया मेरे लिए बम विस्फोट जैसी थी। मैंने पिछले 6 हफ्तों में जितनी मेहनत की थी वो आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए दिख रहे थे। नेहरू की नाराजगी के बाद माउंटबेटन ने ऐलान किया, अगले 10 दिन में भारत की समस्या का हल वो दुनिया के सामने रखेंगे। पर यह कहते हुए उन्हें एहसास था कि असल में अब उनके पास कोई हल नहीं है। यह वही समय था जब माउंटबेटन का प्लान लंदन भी पहुंच चुका था। जिस प्लान को लेकर नेहरू गुस्से से तमतमा उठे थे, उसी पर ब्रिटिश कैबिनेट में चर्चा हो रही थी। प्लान को भेजते समय माउंटबेटन ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को एक चिट्ठी लिखकर आश्वासन दिया था कि इसे भारत में भी स्वीकार कर लिया जाएगा। और इधर नेहरू गुस्से में थे। इधर दिल्ली का सारा काम फिलहाल समर कैपिटल शिमला से हो रहा था, पर दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर पटियाला में एक अलग ही हलचल चल रही थी और इसके तार सीधे माउंटबेटन के प्लान से जुड़े हुए थे। पटियाला के महाराज थे यदविंद्र सिंह, वो चैंबर ऑफ इंडियन प्रिंसेस के चांसलर थे। 1920 में इसे किंग जॉर्ज पंचम ने भारत के राजवंशों को अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए बनाया था। इस चैंबर में 565 महाराजा और नवाब थे। अब जबकि अंग्रेज भारत से जाने वाले थे तो इन राजाओं को भी अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी थी। मई की एक सुबह राजा यदविंद्र को कुछ ऐसा पता था कि जिसकी माउंटबेटन को कानो कान खबर नहीं थी। चैंबर ऑफ इंडियन प्रिंसेस के बीच यह बात रखी गई तो वहां भी उनके माथे की लकीरें उभर गई। दरअसल भारत से करीब 10,000 किलोमीटर दूर लंदन में एक आदमी भारत के सारे राजकुमारों की तरफ से गुहार लगाने गया था। गुहार की आजादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स को भारत में न मिलाया जाए, ऐसा करने वाला कोई भारतीय नहीं बल्कि एक अंग्रेज था। नाम था कॉनरैड कॉरफील्ड। माउंटबेटन को बताए बिना वह लंदन में यह सब कर रहा था, पर सवाल उठता है कि वह अंग्रेज होते हुए भी भारत के राजाओं के लिए ऐसा क्यों कर रहा था। किताब में इसका जवाब मिलता है। कॉनरैड का काम शुरू से उसने भारत की प्रिंसली स्टेट्स के साथ काम किया था। उसके लिए राजशाही ही असल भारत की सच्ची तस्वीर थी। उसका मानना था कि जो इन राजाओं के हित में है वही भारत के भी हित में है। उस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। उन्हें जब भारत के प्लान पर नेहरू की प्रतिक्रिया पता चली तो माउंटबेटन को लंदन बुलाया। लंदन एयरपोर्ट पर उतरते ही माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड स्मे ने उन्हें चेता दिया था कि यहां सब पागल हुए जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं और इसके आगे आप क्या करेंगे। इस बात का भी भरोसा नहीं है। माउंटबेटन लंदन खाली हाथ नहीं गए थे। उनके पास भारत के लिए नया ड्राफ्ट था और नेहरू का आश्वासन। इसे नेहरू के भरोसेमंद साथी कृष्ण मेनन ने तैयार किया था। शिमला से निकलते हुए नेहरू ने उन्हें भरोसा दिया था कि नए प्लान को कांग्रेस मंजूर कर लेगी। लंदन पहुंचकर माउंटबेटन सीधा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे, कार से उतरे और मीडिया के कैमरों के सामने से हुए बिल्डिंग में दाखिल हो गए। अंदर प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और भारत मसले से जुड़े लेबर सरकार के और भी कई अन्य सदस्य मौजूद थे। माउंटबेटन उस दिन को याद करते हुए बताते हैं, मैंने वहां कोई माफी नहीं मांगी, न ही कोई सफाई दी। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था कि अब सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। इन लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूंगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। माउंटबेटन का प्लान बिना किसी बदलाव के मंजूर हो गया। अब बस ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चर्चिल से इस प्लान को अप्रूव कराना था। अब बताता हूं कि कैसे माउंटबेटन ने चर्चिल को इस पूरे प्लान के समर्थन के लिए तैयार कर लिया। 72 साल के चर्चिल बेड पर बैठे हुए थे। माउंटबेटन कमरे में रखी कुर्सी पर बैठे और अपनी बात रखने लगे। आधी आंखें बंद चर्चिल उनकी
हर बात ध्यान से सुन रहे थे। माउंटबेटन ने भारत से ब्रिटिश एम्पायर के निकलने और देश का कोई भी हिस्सा एम्पायर के पास नहीं रखने के पक्ष में सारे तर्क दे दिए। माउंटबेटन ने अपनी बात खत्म की तो चर्चिल ने उन्हें शंका भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या लिखित में भी उनके पास कुछ है? माउंटबेटन ने बताया, उनके पास जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है जिसमें इस बात का इशारा है कि कांग्रेस राजी हो जाएगी। फिर चर्चिल ने पूछा, उनके बूढ़े साथी गांधी का क्या? जवाब में माउंटबेटन ने माना कि गांधी को अभी भाप पाना मुश्किल है, प्लान को लागू करने में वही एक रुकावट हो सकते हैं। चर्चिल बेड से उठे और सिगार दबाए थोड़ी देर तक सोचते रहे और कहा, अगर भारत में सभी पार्टियां इस प्लान से सहमत हो जाती हैं तो पार्लियामेंट में वो और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी इटली सरकार के साथ है। उस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर हाउस में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी की मेजॉरिटी थी। पार्टी के नेता थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ब्रिटिश एम्पायर के समर्थक थे। वो महात्मा गांधी को नंगा फकीर भी कह चुके थे। उनके मुताबिक भारत के लोग देश का प्रशासन संभालने के लायक नहीं थे। अगर चर्चिल इस प्लान पर सहमति नहीं जताते तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास ही नहीं हो सकता था। चर्चिल की मनाही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को संसद में पास होने से 2 साल और टाल देती, यानी अगर चर्चिल समर्थन नहीं देते तो 1947 के बजाय 1949 में देश को आजादी मिलती। तो ये पूरी गाथा थी जो 2 और 3 जून को घटित हुई थी हमारे देश में, जहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की नींव रखी गई और जहां से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा तय किया गया था। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इसके अलावा और भी कोई इससे जुड़ी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही जो दर्शक, जो हमारे मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।